हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पंक्चुएशन पे आज कल हम बात कर रहे हैं, तो आज भी हम पंक्चुएशन पर ही मज़ीद बात करेंगे। और अब तक बेटा आपको याद है कि हमने पंक्चुएशन में जो जो चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं, पंक्चुएशन पॉइंट्स के अंदर हमने शुरू में, अगर आपको याद हो, कि हमने पहले डिस्कस किया था एंड पॉइंट्स, जिसके अंदर जो है उन एंड पॉइंट्स के अंदर पीरियड या फुल स्टॉप भी उसको कहा गया। और फिर आप उसके बाद देखें कि क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमने देखी। फिर उसके बाद हमने बात की थी एपोस्ट्रोफी के ऊपर कि एपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ किन किन सिचुएशंस में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कॉमा की एप्लीकेशंस के ऊपर कि कॉमा की एप्लीकेशंस जो है ना वो क्या हैं, उनको कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में क्या मीनिंग, क्या आइडिया कन्वे करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आज हम कुछ और पंक्चुएशन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। जी, तो आज हम जो पंक्चुएशन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ये कॉलन के ऊपर। अब देखिए, ये कॉलन का जो साइन है, आप जानते हैं, दो डॉट्स आते हैं ऊपर नीचे, इसको जो है ना वो कॉलन कहा जाता है। जो दो डॉट्स बिल्कुल ऊपर नीचे जो है ना वो आते हैं, इनको जो है ना वो कॉलन कहा जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन कि इसको हमने जो है ना वो कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो इसको हमने इस्तेमाल करना है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द एक्सप्लेनेशन और डिटेल of the preceding idea. Before introducing the explanation or detail of the preceding idea. Preceding idea, preceding आप जानते हैं पहले आने वाला, preceding idea जो हम पहले आइडिया दे चुके हैं, उसकी आगे हम डिटेल देना चाह रहे हैं या उसकी आगे हम एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, उस से पहले जो है, उस डिटेल और एक्सप्लेनेशन से पहले जो है वो हम कॉलन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि देयर आर टू पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एक्सट्रीम डिप्रेशन।
अब देखें, देयर आर 2 पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एक्सट्रीम डिप्रेशन। कि हम ये कह रहे हैं, एक आइडिया हमने दिया कि एक्सट्रीम डिप्रेशन है, इसके 2 पॉसिबल रिजल्ट्स। अब आगे हमने उसकी डिटेल देनी है कि भाई वो कौन से 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। अब देखिए, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे कॉलन इस्तेमाल किया। अब आगे हम उन 2 पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे, डिटेल देंगे, हमने उसकी डिटेल दी। किलिंग वन सेल्फ और killing others। killing oneself और killing others। अब ये 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं एक्सट्रीम डिप्रेशन के। या अपने आप को मार देंगे या किसी दूसरे को जिसको समझेंगे, जो हमारे इर्द गिर्द है, या जो समझेंगे कि वो हमारे लिए डिप्रेशन क्रिएट कर, उसको हम मार देंगे। तो अब आप यहाँ पर आप देखें, ज़रा गौर करें कि ये हमने प्रीसीडिंग आइडिया, जो पहले आने वाला आइडिया है, उसकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ना वो देनी थी। तो उससे पहले हमने जो है ना वो कॉलन इस्तेमाल की। इसी तरह हम मतलब एक और एग्जांपल जो है ना वो ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यस्टरडे I visited some of the bookshops in the market and bought some books on grammar। अब आप ये गौर करें, yesterday I visited some of the bookshops in the market and bought some books on grammar। अब आगे हम उन बुक्स का नाम दे रहे हैं। सपोज a practical English grammar, practical English usage, English today, how English works, and how English works and simple English। अच्छा, अब आप ये देखें बेटा कि yesterday I visited some of the bookshops in the market and bought some books on grammar। हमने ये एक आइडिया दिया कि आई बॉट सम बुक्स ऑन ग्रामर, ग्रामर पे कुछ बुक्स खरीदी। अब आगे हमने वो जो कुछ बुक्स हैं उनकी डिटेल दी कि वो कुछ बुक्स में कौन कौन सी बुक्स शामिल थी। उन बुक्स के नाम हम दे रहे हैं, अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, इंग्लिश टुडे, हाउ इंग्लिश वर्क्स एंड सिंपल इंग्लिश। ये कुछ किताबों के नाम हैं। तो अब डिटेल दी गई उसकी, तो उस डिटेल देने से पहले आप गौर करें जो पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुआ यहाँ पर वो है कॉलन। असल कॉलन की एप्लीकेशन जो है ना वो हम देख, तो ये असल में चीज़ जो है ना कि किसी बात की हमने डिटेल देनी है,
किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, जो पॉइंट हम पहले कह चुके हैं या जो बात हम पहले बता चुके हैं उसकी डिटेल और उसकी एक्सप्लेनेशन देने से पहले हमने जो है यहाँ पे कॉलन इस्तेमाल करना है। इसी तरह देखें कॉलन की एप्लीकेशन के अंदर के इन डायरेक्ट नरेशन after the reporting speech only when it precedes the reported one। अच्छा, अब फिर ये देखें कि ये मतलब हम डायरेक्ट नरेशन के इन डायरेक्ट नरेशन के अंदर ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप जानते हैं, तो उसके अंदर आफ्टर द रिपोर्टिंग स्पीच ओनली व्हेन इट प्रीसीड्स द रिपोर्टेड वन, कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब ये रिपोर्टेड स्पीच से पहले आ रही होगी। ये कॉमा के इस्तेमाल में आप जानते हैं, अगर आपने सुना है तो हम देख चुके हैं कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है कभी मतलब स्टार्ट में आ गई, कभी एंड पे आ गई, कभी दरमियान में आ गई, तो वो कॉमा की एप्लीकेशन तो उस हवाले से होगी। लेकिन अगर हम मतलब कॉलन इस्तेमाल कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, तो ये सिर्फ उसी वक्त ही होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच सिर्फ स्टार्ट में होगी। एंड पे होगी तो फिर नहीं, फिर उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा नहीं, फिर वहाँ पे कॉमा इस्तेमाल करेंगे, कॉलन इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉलन सिर्फ उसी वक्त ही इस्तेमाल होगा रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जब ये स्टार्ट में है, वरना नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं असलम सेट, नॉर्मल तो आप ये देखते रहे ना कि इसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर कॉलन भी पॉसिबल है। असलम सेट के बाद आप कॉलन लगाएं, आगे उसकी जो भी बात है आप उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बेशक लिखें, आई एन altruistic by nature and I'm always ready to help others। I'm altruistic by nature and I'm always ready to help others। ये altruistic का मतलब यही होता है दूसरों की मदद करने वाला, जो दूसरों का खैर ख्वाह, दूसरों का भला चाहने वाला। और तो वो कहते हैं कि उसने ये बयान दिया, I'm altruistic by nature, कि मैं अपनी फितरत के एतबार से altruistic हूँ and I'm always ready to help others, और हमेशा वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता हूँ। I'm always ready to help others, हमेशा दूसरों की मदद के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम ये कॉलन इस्तेमाल कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच के बाद। अब यहाँ पे आप जहन में रखें कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर हम एंड पे ले जाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को पहले ले आते हैं तो फिर कॉलन इस्तेमाल नहीं होगा, फिर कॉमा इस्तेमाल होगा, फिर कॉलन की एप्लीकेशन नहीं होगी। इसी तरह अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच कहीं दरमियान में आ जाती है और हम रिपोर्टेड स्पीच को ब्रेक करके कुछ पोर्शन पहले और कुछ पोर्शन बाद में ले आते हैं, तब भी कॉमा की एप्लीकेशन होगी। ये कॉलन इन सूरतों में इस्तेमाल नहीं होगा। कॉलन सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब ये रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट में आ रही, वरना नहीं। इसी तरह अच्छा, इसका एक और एप्लीकेशन देखें, ये बिल्कुल यही बात है। जब आप डायलॉग राइटिंग करते हैं ना, तो डायलॉग के अंदर 2 पर्सन्स हैं। उसके अंदर मिसाल के तौर पर डायलॉग्स के अंदर मिस्टर एक्स है सपोज, आप उसका नाम लिखते हैं, उसके आगे कॉलन देंगे और जो भी उसकी स्टेटमेंट है वो बोल देंगे। मिस्टर वाई है, उसका नाम लिखेंगे आप, उसके बाद कॉलन देंगे, आगे उसकी जो भी स्टेटमेंट। तो डायलॉग के अंदर जो है नेम ऑफ अ पर्सन के बाद जो है हम कॉलन इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद उसकी बोली हुई बात। मिस्टर वाई,
ये इस तरह से जो है ना डायलॉग राइटिंग के अंदर इस तरह से होता है कि एक पर्सन का नाम लिखा गया, ये भी तकरीबन वही अंदाज है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच को और भी शॉर्टन कर दिया गया। मिस्टर एक्स सेड कहने की बजाय मिस्टर एक्स सेज कहने की बजाय जस्ट उसका नाम लिख दिया कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, इस तरह से डायलॉग राइटिंग हो रही है। तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि नेम ऑफ अ पर्सन followed by colon followed by the dialogue or the utterance of the person, उस पर्सन की utterance, जो उसने मुंह से बात निकाली है, जो बात कही है वो उसकी utterance, जो जुमला बोला वो उसकी utterance। तो डायलॉग राइटिंग के अंदर भी जो है ना ये काम आता है। तो अब ये चीज़ जो है ना वो ज़हन के अंदर रखें। अच्छा, फिर एक और एप्लीकेशन देखते हैं आप आम इस्तेमाल में, डिजिटल टाइम। डिजिटल वॉच के ऊपर जो टाइम आ रहा होता है आप देखते हैं, आपके लिए कोई नई बात हरगिज़ नहीं है। डिजिटल वॉच के ऊपर जो टाइम आ रहा होता है तो आप उसके अंदर आप देखें कि आवर और मिनट्स, इन दो के दरमियान कॉलन इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर डिजिटल वॉच के ऊपर टाइम शो हो रहा है 7:11, तो आप देखेंगे तो 7:11 यूँ लिखा हुआ आ जाएगा। ये डिजिटल वॉच के ऊपर जो टाइमिंग आ रही होती है वो ये होती है। इसके बाद फिर कॉलन होता है और फिर जो है ना वो सेकंड्स जो है ना वो शो हो रहे होते हैं, लेकिन वो डिजिटल वॉच के ऊपर ये जो मिनट्स और सेकंड्स के दरमियान जो कॉलन होता है वो मतलब वो बार बार शो हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है, शो हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है, ये कंडीशन हो रही होती है। तो लेकिन फिर भी आप देखें इनके दरमियान कॉलन की एप्लीकेशन आ रही है, कॉलन की एप्लीकेशन जो है ना ये आ रही है। तो एक तो ये चीज़, ये तो बहरहाल एक माइनर से पॉइंट आ गया इसके अंदर। बहरहाल इस सिचुएशन में कॉलन इस्तेमाल किया जाता है, बहरहाल ये ज़हन में रहे। कहीं भी आप मतलब इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आपको टाइम डिजिटल फॉर्म में लिखना पड़ जाता है तो आपके जहन के अंदर हो कि वो लिखना कैसे, ये आपको जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फिर ये तो था मतलब कॉलन का इस्तेमाल, कि कॉलन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर देखें इसके बाद जो नेक्स्ट पंक्चुएशन पॉइंट है वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन का जो साइन है वो एक डॉट और उस डॉट के नीचे कॉमा, ये जो मतलब अंदाज है इसको, इस साइन को सेमीकोलन कहा जाता है। सेमीकोलन, इस साइन को जो है ना वो कहा जाता है। अब ये सेमीकोलन की जो मतलब एप्लीकेशन है थोड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ये देखिए आपकी जो बुक 1 आपने पढ़ी, बुक 1 बेटा जो आपने पढ़ी फर्स्ट ईयर के दौरान, अगर आप गौर करें तो उसके अंदर कहीं भी सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं हुआ। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं पूरी बुक 1 के अंदर, इसी वजह से फर्स्ट ईयर के अंदर पंक्चुएशन जो है ना वो रखी गई। लेकिन आप ये देखें कि उस पूरी बुक के अंदर कहीं भी सेमीकोलन नहीं आया, कहीं भी सेमीकोलन जो है ना वो नहीं आया वहाँ। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये कि सेमीकोलन अगर नहीं आया तो उसकी वजह ये है कि वहाँ सेंटेंसेस कोई इतने ज़्यादा लेंथी इस्तेमाल नहीं किए गए, और जहाँ मतलब अलग अलग सेंटेंसेस जो है ना वो लिखे जा सकते थे उनको अलग अलग ही लिखा गया। ये नहीं था कि जहाँ अलग अलग लिखे जा सकते थे उनको मिलाकर लिख दिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल जो भी सेमीकोलन का जो इस्तेमाल है कि इसकी यहाँ से जो मैंने अभी आपको बात की, यहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया लगाएं, फिर मैं अब आपको उसकी असल सिचुएशन बताने लगा हूँ कि इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। कि between the two clauses that are closely related in meaning and that can otherwise be written
in separate sentences. Between the two clauses that are closely related in meaning and that can otherwise be written in separate sentences. ऐसी दो क्लॉजेस के दरमियान जो मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजली रिलेटेड है और उनको हम दूसरी सूरत में दो अलग अलग सेंटेंसेस की सूरत में भी जो है ना कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है और कंप्लीट है, अपने अंदर कंप्लीट सेंस रखती हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इनको मतलब हम जब कंबाइन करके लिखेंगे तो एक सेपरेशन के लिए दरमियान में कॉलन जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, सॉरी सेमी कॉलन, कॉलन नहीं, सेमी कॉलन जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए, हम सेंटेंस लिखते हैं कि I am extremely fond of classical remix music. My brother likes my brother likes only pop music. अब यहां पर आप देखिए, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजली रिलेटेड, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजली रिलेटेड, लेकिन आप ये देखेंगे अलग अलग सेंटेंसेस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हैं। ऐसी सूरत में दरमियान में हम सेमी कॉलन जो है वो इस्तेमाल करें, यही एक इसका इस्तेमाल है, सेमी कॉलन का इस्तेमाल। आप ये देखें, मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, कोई भी एक वर्ड जो आप डिक्शनरी के अंदर देखते हैं, आप ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। कोई भी एक लफ्ज़ है जो आप डिक्शनरी के अंदर देखते हैं और वहाँ आपको नज़र आता है कि वो जो एक लफ्ज़ है वो तो अपने अंदर 3-4 मुख्तलिफ मीनिंग रखता है। अच्छा, वो जो 3-4 मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं वो होते तो उसी एक जो बेसिक वर्ड है उसी के ही है ना कहीं उनका मीनिंग में लिंक होता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। अच्छा, अब होता ये है, जो आजकल मॉडर्न डिक्शनरीज हैं उसके अंदर करते ये हैं कि एक लफ्ज़ के 2-3-4 मीनिंग है तो नंबरिंग करके नंबर 1 एक डालेंगे, फिर उसके आगे एक मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, फिर 2 डालकर दूसरा मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, फिर 3 का डिजिट देकर तीसरा मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो ज़रा कुछ पुराने दौर की, आज से 25-30 साल पुराने दौर की जो डिक्शनरीज हैं उनको अगर हम देखें तो उसके अंदर होता ये था कि एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसके 3-4 मीनिंग हैं, एक मीनिंग एक्सप्लेन करके उसके बाद सेमी कॉलन, फिर दूसरा मीनिंग एक्सप्लेन करके फिर सेमी कॉलन, फिर उसका तीसरा मीनिंग एक्सप्लेन करके फिर सेमी कॉलन और फिर चौथा मीनिंग। तो बात क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड हैं बट स्टिल दे कैन बी रिटन इन सेपरेट फॉर्म, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम उनको सेपरेट फॉर्म में, अलग फॉर्म में जो है ना वो लिख सकते हैं। ऐसी सूरत में सेमी कॉलन जो है ना वो इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी सूरत में जो है ना सेमी कॉलन इस्तेमाल किया जाएगा। तो सेमी कॉलन की एप्लीकेशन जो है ना वो ये हुआ करती है कि इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सेमी कॉलन। अच्छा, फिर आप ये देखें कि पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास की। कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है इन्हें, कोटेशन मार्क्स
का नाम भी जो है ना वो दिया जाता है। और आप जानते हैं इन्वर्टेड कॉमास है, ज़रा गौर करें, ये इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट इस तरह से होंगे और क्लोज इस तरह से होंगे, ये ध्यान में रखें। इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट इस तरह से होंगे और क्लोज इस तरह से होंगे, ये अच्छी तरह से ध्यान के कि इनका स्टार्ट और क्लोज। इन्वर्टेड का मतलब समझे, इन्वर्टेड का मतलब होता है उलट, एक दूसरे के उलट। इन्वर्टेड का मतलब जो है ना वो ये होता है उलट, इन्वर्ट उल्टा देना, पलटा देना। तो ये इसी तरह ये स्टार्ट जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की जानिब और जो क्लोज हो होते हैं वो ऊपर से नीचे की जानिब, एक दूसरे के उलट हैं, इस वजह से इन्वर्टेड है। क्योंकि एक दूसरे के उलट है अपनी फॉर्म में, अपनी शेप में, इस वजह से इन्हें इन्वर्टेड कहा जाता है। और दूसरी सूरत में इन्हें कोटेशन मार्क्स का नाम भी दिया जाता है, इनको जो है ना वो कोटेशन मार्क्स का नाम भी दिया जाता है। तो अब इनकी एप्लीकेशन देखिए, कोटेशन मार्क्स से आपको पता चला, एक हिंट मिला कि इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटेशन मार्क्स से जो ना आपको एक तरह का हिंट मिल गया कि इसको हम इन मतलब इन्वर्टेड कॉमास को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यूज्ड टू एनक्लोज the words, phrases or sentences spoken by someone or taken from some article or book, or taken from some article or book कि अब यहां पर आप ये देखें कि used to enclose the words, phrases और sentences, इसके ऊपर आप जरा गौर करें कि वर्ड्स को भी एनक्लोज किया जाता है, फ्रेजेस को भी एनक्लोज किया जाता है, या पूरे सेंटेंसेस को भी एनक्लोज किया जाता है। और वो कौन से वर्ड्स या कौन सी फ्रेजेस या कौन से सेंटेंसेस होते हैं दैट आर स्पोकन, एक्चुअली स्पोकन बाय समवन, जो किसी ने बोले। जैसे आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर करते हैं, डायरेक्ट नरेशन के अंदर द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन, द सेंटेंसेस एक्चुअली स्पोकन बाय समवन, किसी के जो एक्चुअली बोले हुए सेंटेंसेस हैं उनको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे देते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है ना वो दे देते हैं। जैसे जो एक्चुअल हो उनको चेंज नहीं किया, मतलब ये चीज़ें में रखें, अब ये आपने उनको चेंज नहीं किया, उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, अभी वो डायरेक्ट फॉर्म में है, एक्चुअली स्पोकन बाय समवन, जो एक्चुअली किसी के बोले हुए हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो है safe and insane, said Harry Bittrunk. सेफ एंड इनसेन, अब ये वो जो आपका लेसन है डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, उसके स्टार्ट में ही जब उसकी बीवी से जो है ना वो बहस हो जाती है और कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, और उसकी बीवी कहती है कि विल बी सेफ हेयर, व्हेन देयर विल बी वॉर ऑन अर्थ विल बी सेफ हेयर, कहते हैं उसकी बीवी उसको रीज़न दे रही है कि जब ज़मीन पर जंग हो जाएगी तो हम यहाँ पे महफूज होंगे। तो उसके जवाब में वो बोलता है सेफ एंड इनसेन, हाँ महफूज और अकल से फारिग, बेअकल, महफूज और अकल से फारिग। अब ये उसके एक्चुअली बोले हुए सेंटेंस वर्ड्स हैं हैरी बिट्रिंग के, सेफ एंड इनसेन, हैरी बिट्रिंग के एक्चुअली बोले हुए वर्ड्स। अब जब उसके एक्चुअली बोले हुए वर्ड्स हैं तो हम उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर देंगे।
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अच्छा, इसी तरह आप कोटेशंस, क्योंकि कोटेशन मार्क्स हैं, तो ये तो चलो किसी एक आम नॉर्मल से पर्सन के बोली हुए बात है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसकी कही हुई कोई भी कोटेशन, आप कहते हैं walk and more walk। सेट द कायद की कोटेशन वर्क एंड मोर वर्क। अब यहां फिर वही एक्चुअल पॉइंट तो वही है ना कि द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, सम पर्सन, किसी के बोले हुए अल्फाज, एक्चुअल पॉइंट जो है ना वो ये हमारा। तो यहां पर भी दीज आर द वर्ड्स स्पोकन बाय द कायद के बोले हुए अल्फाज है, उनको हम मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देंगे कोटेशन मार्क्स, इसीलिए इनको कहा जाता है। चाहे वो आप किसी किताब से ले लेते हैं, किसी किताब से आप ले लेते हैं, ये तो पर्सन के बोले हुए अल्फाज है ना, तो चाहे किसी किताब से आप कोई सेंटेंस जो है ना वो ले लेते हैं, तो उसको भी आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे देंगे। तो ये चीज़ कि इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल, कि इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। और फिर आप ये देखें कि ये मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस नहीं हैं, ऐसी मतलब अल्फाज आ रहे हैं जिनको हम मतलब थोड़ा थोड़ा इसका इस्तेमाल हुआ करता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। लेकिन ये है कि चूँकि डायलॉग्स बहुत ज़्यादा, कोटेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लिहाजा अक्सर जगहों पर जो है ना ये नज़र आ रहे होते हैं कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, फिर आप ये देखें कि हम इस्तेमाल करते हैं हाइफन। अच्छा देखें, ये हाइफन जो है, हाइफन है, और एक और होता है वो है डैश। इसका फर्क देखें, हम दोनों को बाजू का डैश कह देते हैं, लेकिन नहीं, हाइफन और चीज है, डैश और चीज है, दोनों की एप्लीकेशन अलग है। डैश की एप्लीकेशन और है, हाइफन की एप्लीकेशन और है, और इनके मतलब हैं तो ये लाइंस, लेकिन उसके अंदर लेंथ का जो है ना वो फर्क है। हाइफन जो है वो साइज में निस्बतन कम है, जैसे ये मैं दोबारा लगा रहा हूँ, ये बस इतना सा ये हाइफन, और ये जो लेंथ थी थोड़ी सी उससे ट्रिपल साइज में आ गई है, हाइफन से ट्रिपल साइज के अंदर ये लाइन आ गई है, ये डैश। डैश की एप्लीकेशन और है और हाइफन की एप्लीकेशन जो है ना वो और है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें, हम अभी बात करते हैं हाइफन के ऊपर। हाइफन के ऊपर जो है ना वो हम बात करते हैं कि इसको हम मतलब कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हाइफन को हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम हाइफन की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल डैश की बात नहीं कर रहे, हाइफन की बात कर रहे हैं। तो हाइफन को हम इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए हाइफन इस्तेमाल किया जाता है। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो दो या ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जाता है, दे आर कंपाउंड वर्ड्स। उनको हम कंपाउंड वर्ड्स का नाम देते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। दो या ज्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके, मिसाल के तौर पर आप ये देखें बेटा, आपने बुक 3 पढ़ी, बुक 3 के अंदर आपने शुरू में 3 वो प्लेज जो है ना वो देखे, और उनमें से वो जी द पर्ल एंड द ऑयस्टर वाला जो प्ले है उसके अंदर आप देखें इलाके का नाम क्या है, ओके बाय द सी। आप जरा गौर करें, ओके, उसके बाद हाइफन, बाय हाइफन, द हाइफन और सी।
ये 3 वर्ड्स कंबाइन करके, ये 4 वर्ड्स कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया, ओके बाय द सी। ये है कंपाउंड वर्ड। अब जब ये कंपाउंड वर्ड बनाया, जिन 4 वर्ड्स को हमने कंबाइन किया उनके दरमियान हाइफन जो है ना वो इस्तेमाल किया, उनके दरमियान हाइफन इस्तेमाल किया। अच्छा, इसी तरह वो जो प्ले है, वहां प्ले में एक और दूसरा जो प्ले है, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, उसके अंदर आप गौर करें, शुरू में वो जो टेलीकास्ट, न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है, उस न्यूज़ टेलीकास्ट हो जाने के बाद बाप बेटी के दरमियान जो एक हल्की सी बहस होती है, मज़ाहिया किस्म की जो बहस सी हो जाती है, और जिसके अंदर वो बेटी का जो मंगेतर है एलन का जो मंगेतर है जॉन, उसके ऊपर डिस्कशन होती है बाप बेटी के दरमियान, और वालिद साहब जो है ना वो अपनी नापसंदीदगी का मुजाहरा करते हैं और क्या कहते हैं कि उसके अंदर एक क्वालिटी जो है ना, ही हैज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट द गेट अप एंड गो। आप ज़रा गौर करें कि वो कहते हैं कि ही हैज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट द गेट अप एंड गो। अब ये देखें, ये 4 वर्ड्स कंबाइन करके वो एक वर्ड बनाकर, एक कंपाउंड वर्ड बनाकर जो है ना वो बोलता है, कहते हैं कि ही हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट गेट अप एंड गो। और आप जरा गौर करें, वहां पर बेटी जो है ना एलन, उनका जो डायलॉग पढ़ें तो अगले जुमले के अंदर वो इस फ्रेज को, इस कंपाउंड वर्ड को वो ब्रेक कर देती है कि he does not want to get up and he does not want to go anywhere because he is there where he wants to be। इस किस्म की वो बात कहती है, वो इस कंपाउंड वर्ड को जो ना वो तोड़ देती है। वो कहती है he does not want to get up and he does not want to go। अब यहाँ पे आप गौर करें, जब वो बोला है ना कि he doesn't have get up and go, अब ये कंबाइंड फॉर्म में एक कंपाउंड वर्ड बना, और इसके अंदर मीनिंग, इसके अंदर जो सेंस है, टू द एबिलिटी टू टेक एन इनिशिएटिव फॉर सम एम्बिशियस एक्टिविटी, कि कोई एम्बिशियस एक्टिविटी है उसके लिए इनिशिएटिव, कदम आगे बढ़ाने का जज्बा, कदम आगे बढ़ाने की सलाहियत, दैट काइंड ऑफ एबिलिटी इन वंस नेचर इज गेट अप एंड गो। अब उस एबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 4 वर्ड्स कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया, ये कंपाउंड वर्ड बना। तो यहां पे हम हाइफन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आप ये देखें, ये हम मतलब कंपाउंड वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना। आप एक और बात देखें, आप ये जो काउंटिंग, गिनती इन वर्ड्स जो है ना वो जब आप लिखते हैं, इन वर्ड्स, नॉट इन डिजिट्स, डिजिट्स में नहीं, और इन वर्ड्स भी वो मतलब फॉर्म्स जहां पर 2 वर्ड्स कंबाइन होते हैं। देखिए, अगर आप 1 2 3 4 कह रहे हैं, ये एक वर्ड है। 11 12 13 15 19 20 तक जाते हैं, एक। 21 से आप 29 तक जाएं, ये 2 वर्ड्स हैं। 21 25 29 20 एंड 9, ये 2 वर्ड्स कंबाइन हुए। ध्यान में रखें, जब आप इनको रिटन फॉर्म में लाएंगे, आप लिखते हैं 29, आप 20 लिखकर हाइफन और फिर लिखेंगे 9। लिखने का सही अंदाज जो है ना वो ये 29 लिखने का सही अंदाज ये है कि 20 के बाद आप हाइफन दें फिर 9 लिखें। आप लिखते हैं 37, आप 37 लिख रहे हैं तो आप 30 के बाद हाइफन देंगे फिर 7 लिखेंगे। आपने 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया, ये कंपाउंड वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड है। जब आपने 2 वर्ड्स को कंबाइन करके आप लिखते हैं 99, तो यहां पर भी आप देखें, आपने 2 वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया और 99 जो है ना वो बन गया। तो 90 के बाद हाइफन और फिर 9 यूं लिखेंगे। तो ये चीज जो है ना वो आपके जहन के अंदर रहनी चाहिए कि ये हाइफन का इस्तेमाल जो है ना ये क्या। अच्छा, हाइफन का एक और इस्तेमाल हम करते हैं बस औक़ात, वो ये होता है,
आपके जहन के अंदर होगा कि एक वर्ड को, यहाँ तो हमने किया वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, तो यहाँ पर उसका हम काम करते हैं वर्ड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हाइफन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कभी आपने देखा हो बाज बुक्स के अंदर या इंटरनेट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर बाज़-औक़ात हम मतलब लफ्ज़ को तोड़कर अलग अलग लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप मिसाल पाकिस्तान है सपोज, आप इकट्ठा लिखते हैं यूं, आप इस वर्ड को ब्रेक करके इसके जो लेटर्स हैं उनको अलग अलग करके लिख रहे हैं। आप यूं लिखेंगे P A K I S T A N, आपने उसको अलग अलग करके लिखा है। अब जब अलग किया, ब्रेक किया ना, तो इस सूरत में आपने हर लेटर के बाद जो है ना वो हाइफन इस्तेमाल किया, हर लेटर के बाद हाइफन इस्तेमाल करते चले गए, ब्रेक कर रहे हैं ना आप इसको। ये तो रेयर केसेस में ये एप्लीकेशन होती है इसकी, लेकिन आम जो हम एप्लीकेशन करते हैं वो क्या करते हैं, हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो अगर लिखते लिखते हमारे पास लाइन एंड हो गई और जो वर्ड हम लिख रहे हैं वो वर्ड अभी पूरा नहीं हुआ, उसके कुछ स्पेलिंग जो है ना वो बाकी हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे हाइफन लगाकर बाकी स्पेलिंग अगली लाइन में ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि पाकिस्तान इज पासिंग through difficult, हमारे पास यहाँ लाइन खत्म हो गई, यहाँ हमने हाइफन लगा दिया और बाकी स्पेलिंग हमने अगली लाइन में लिख दी है। स्टेज ऑफ इट्स economic growth. Pakistan is passing through difficult stage of its economic growth. अच्छा अब देखो बेटा जरा थोड़ा सा गौर करो, ये जो हमने काम किया है DIFFIC और फिर उसके बाद हाइफन लगा के ULT अगली लाइन के अंदर, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। लेकिन एक बात बेटा ध्यान में रखें, ये हम कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते जैसा यहां हुआ है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल इस तरह की दे दी। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, आप ऐसा नहीं करेंगे। देखो ये जो हम मतलब लफ्ज को तोड़ रहे हैं, तो एक चीज यहां पे बेटा ध्यान में रखें, ये जो लफ्ज हुआ करते हैं इनके अंदर साउंड्स कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो एक कंप्लीट साउंड है उसको लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी के अंदर, फोनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कहा जाता है सिलेबल। सिलेबल कहा जाता है वन कंप्लीट साउंड, या इसको यूं कहना चाहिए वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ टंग, जुबान की एक कंप्लीट मूवमेंट, इसको जो है ना वो एक सिलेबल का नाम जो है ना वो दिया जाता है। अगर आप गौर करें, ये जो लफ्ज है ना डिफिकल्ट, डिफी एक सिलेबल है, कल्ट दूसरा सिलेबल है। डिफी एक सिलेबल है और कल्ट CULT ये दूसरा सिलेबल। एक साउंड या जुबान की एक मूवमेंट वहां पे कंप्लीट हो जाती है, वहां एक सिलेबल कंप्लीट हो जाता है। तो एक्चुअली बात यह है कि आप जब एक सिलेबल कंप्लीट हो जाता है तो उस सिलेबल की कंप्लीशन पे ही आप उस लफ्ज को तोड़ सकते हैं। यानी अगर आप इसे तोड़ना भी चाह रहे थे तो आपको यूं करना था कि DIFFI, इसके बाद आप हाइफन लगाएं और फिर CULT अगली लाइन के अंदर ले लें। अब ये ठीक है। अब ये डिफिकल्ट आप देखें, आपको बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफी और कल्ट अगली लाइन में आ गया।
और अगर एक लाइन में DIFFIC डिफिक आल्ट, ये नहीं बोला जा रहा, ये नहीं बोला जा रहा, डिफिक आल्ट ये नहीं बोला जा रहा, ये गलत हो गया। जबकि अक्सर हम स्टूडेंट्स या बाज बड़े लोग भी इसी तरह का काम करते हैं, ज़हन के अंदर बिठाया हुआ है कि जी वो लफ्ज़ पूरा नहीं आ रहा, उसके जितने स्पेलिंग आ गए हैं वो लिखकर आगे हाइफन दे दें और बाकी लफ्ज़ अगली लाइन के अंदर ले जाएं। नहीं, ये नहीं होता। बात ये होती है कि जहां वो सिलेबल कंप्लीट हो गया वहां आप उसको तोड़ें, वहां आप उसको हाइफन दें और अगला सिलेबल आप अगली लाइन में ले जाएं, पूरा सिलेबल। ये नहीं कि आधा सिलेबल को आप आधा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज है स्कूल, SCHOOL, ये एक ही सिलेबल है, दो सिलेबल्स नहीं है, इसके अंदर है ही एक सिलेबल स्कूल। आप इस लफ्ज को नहीं तोड़ सकते, ये नहीं कर सकते कि आपके पास SCH एक जगह आ रहा है, आप यहाँ पे इतना लिखकर ये 3 स्पेलिंग लिखकर आगे हाइफन लगा दें और अगली लाइन में OOL लगा दें, ये गलत हो जाएगा। ये जो अंदाज है ये गलत हो जाएगा। इसी तरह ये जो हमने डिफिकल्ट जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया, ये गलत अंदाज है। सही अंदाज में आपको करना ये चाहिए जैसे ये हमने किया है कि डिफी, यहां तक आप लफ्ज तोड़ें, एक सिलेबल कंप्लीट हुआ, इसके बाद हाइफन दें, फिर कल्ट अगली लाइन के अंदर ले जाएं, ये बिल्कुल ठीक है, ये अंदाज बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज कि बाज़ हम लफ्ज को तोड़ने के लिए भी ये हाइफन इस्तेमाल करते हैं, दो वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए भी हाइफन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लफ्ज को तोड़ने के लिए भी हम हाइफन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहां से एक पॉइंट जो है ना वो ज़हन के अंदर रहना चाहिए कि आप लफ्ज को तोड़ सकते हैं, इजाजत है, लेकिन उस लफ्ज की जो एक कंप्लीट यूनिट है उसको नहीं तोड़ सकते। एक यूनिट को, ये जो एक सिलेबल है ये एक यूनिट है, इसको नहीं तोड़ सकते। हाँ, दो यूनिट को आप अलग अलग कर लें, दो सिलेबल्स को अलग अलग कर लें, ये पॉसिबल है, वहां पे आप हाइफन बेशक इस्तेमाल कर लें। तो हाइफन की ये एप्लीकेशन जो है ना, वैसे ये हाइफन की वो जो कंपाउंड वर्ड्स वाली एप्लीकेशन है वो तो आपकी बुक्स के अंदर एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दी भी, बुक में से दो एग्जांपल्स आपको दी भी। लेकिन ये जो वर्ड्स को तोड़ने वाली एग्जांपल्स हैं ये आपकी बुक के अंदर नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी ये एक एप्लीकेशन ज़रूर ज़हन के अंदर रहनी चाहिए कि एक एप्लीकेशन इसकी ये भी है, ये हाइफन की जो है। अच्छा, वो जो डैश की एप्लीकेशन है ये, इसको कहते हैं डैश। ये कुछ केसेस के अंदर कॉमा की रिप्लेसमेंट बनती है, कॉमा की एक एप्लीकेशन है उसकी रिप्लेसमेंट बनती है। और ये जो डैश है इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि to separate extra information। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना उसको हमने सेपरेट करना है, नेसेसरी को नहीं। बाज़ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस के दरमियान में आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं my elder brother a professor of physiology explains some of the strange functioning of our body।
अब यहाँ पर आप देखें, माई एल्डर ब्रदर अ प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। आपने एल्डर ब्रदर के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, भाई वो है कौन। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम कॉमा भी इस्तेमाल, कॉमा का वो जो इन एपोजिशन वाला इस्तेमाल था वो यहाँ पे है, उसकी जगह हम डैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एपोजिटरी जो एप्लीकेशन थी कॉमा की, अगर आपको ज़हन में आ रही हो तो उसकी जगह हम ये डैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डैश आमतौर पर इसी सूरत में जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है कि तो सेपरेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, के जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको हम सेपरेट करने के लिए डैश जो है ना वो दे देते हैं। या फिर हम मतलब डैश को इस्तेमाल करते हैं टू शो द मिसिंग और lacking of some words, के मिसिंग लैकिंग ऑफ, कहीं किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स मिसिंग है दरमियान में तो उसकी जगह डैश लगा दी। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में आप डैश लगा देते हैं, ये उस सूरत में आप डैश इस्तेमाल कर लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में। तो एक तो ये मतलब डैश का इस्तेमाल, तो ये कि डैश का इस्तेमाल जो है ना वो इतना ही कि इसको जो है वो हम मतलब एक तो एपोजिटरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए हम डैश इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है जहां हमने ये शो करना हो कि सम वर्ड्स आर मिसिंग और लैकिंग तो वहां पर जो है ना हम ये डैश जो है ना वो इस्तेमाल कर देते हैं। इस सूरत में ये जो मिसिंग वर्ड्स को शो करने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं चलता। लेकिन वो जो एपोजिटरी फॉर्म है जहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है वहाँ पे कॉमा डैश को रिप्लेस करता है, या डैश जो है ना कॉमा को रिप्लेस कर सकती है, उस सिचुएशन में है। लेकिन ये मिसिंग वर्ड्स को या लैकिंग वर्ड्स को शो करने के लिए जो हम डैश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ डैश ही इस्तेमाल होता है, कॉमा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये चीज़ जो है ना अच्छी तरह ज़हन में रखें कि आज हमने जो पंक्चुएशन पॉइंट्स जो है ना वो देखे, जिसके अंदर कॉलन की बात हुई और सेमी कॉलन की बात आई, फिर उसके बाद हमने कोटेशन मार्क्स के ऊपर बात की और या इन्वर्टेड कॉमास भी जिनको कहा गया इनके ऊपर बात की, फिर हमने हाइफन के ऊपर बात की और फिर हमने डैश के ऊपर जो है ना वो बात की। ये तो ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट्स आपके ज़हन में रह जाएंगे। फिर जो बाकी पंक्चुएशन के पॉइंट्स हैं इसके लिए फिर अगले लेक्चर में बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।